गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका पीएससी मेंस क्लास के अंदर। अपनी रेगुलर सीरीज जो चल रही थी आज उसको आगे बढ़ाते हैं और इसके अंदर अपन चलते हैं कुछ अगले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल, लोक प्रशासन के चौथे चरण को संकट का काल क्यों कहा जाता है? क्या बात हुई कि जो चौथा चरण था लोक प्रशासन के विकास का, उसे हम चौथे चरण को संकट का काल कहते हैं। इसके अंदर एक बात ये हुई थी, वो देखते हैं। जो लोक प्रशासन के जो लोग थे, वुडरो विल्सन ने जब लोक प्रशासन को अलग किया था राजनीतिक विज्ञान से, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उसके तकरीबन कुछ समय के बाद जब ये लोग फिर से उसी नीति पर काम करने लगे जिस नीति पर ये पहले काम कर रहे थे, वो किस तरीके से, कुछ लोग तो प्रशासन पर सबसे ज़्यादा महत्व देने की जगह राजनीतिक विज्ञान पर सबसे ज़्यादा महत्व फिर से देने लगे, क्योंकि राजनीति में इंसान जो भी है या फिर मानव है उसको ज़्यादातर करप्शन नज़र आता है। तो अपन ऐसा बोल भी सकते हैं कि यहाँ तक सबसे बड़ी एक जो वजह थी वो करप्शन की थी। राजनीति के अंदर इंसान को पावर मिलती है और नाम सबसे ज़्यादा मिलता है, लेकिन प्रशासन के अंदर उसके हाथों में पावर तो मिलती है लेकिन नाम उतना नहीं मिलता। और एक प्रशासनिक अधिकारी को किसी राजनीति नेता के नीचे रहकर ये काम करना होता है। तो इस वजह से यहाँ के फिर से सारे के सारे लोग उसी डिपार्टमेंट की तरफ वापस जाने लगे धीरे धीरे, और उन्होंने धीरे धीरे उसी क्षेत्र में बल देना शुरू किया। और प्रशासन के अंदर फिर क्या हुआ, प्रशासन जो कि वुडरो विल्सन ने बनाया था एक स्वतंत्र तरीके से, लेकिन वो उसकी स्वतंत्रता धीरे धीरे ख़त्म हो गई। वो सब लोग भी अपना काम सही तरीके से कर रहे थे, लेकिन जितना अच्छी तरीके से वो मेहनत राजनीति विज्ञान के अंदर कर रहे थे खुद को पॉपुलर करने में, उतनी मेहनत प्रशासनिक अधिकारी भारत देश के अंदर तो ये वाली बात नहीं चल रही थी। लेकिन ये सारी बातें अमेरिका के अंदर चल रही थी, तो अमेरिका के जो लोग थी, जो ऑडियंस थी, वहाँ की समस्याओं का समाधान करने पर वो इतना ज़्यादा बल नहीं दे रहे थे। तो इसके अंदर क्या लिखा है कि राजनीति विज्ञान के वो लोक प्रशासन के चौथे चरण को संकट का काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस चरण के अंतर्गत लोक प्रशासन विषय की स्वतंत्रता मतलब पहचान समाप्त होती जा रही थी। दिन ब दिन इसका स्तर फिर से नीचे की तरफ डाउन होता जा रहा था। इसीलिए इस विज्ञान को राजनीति विज्ञान के अंदर या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर संकट का काल कहते हैं। क्योंकि ये क्या हुआ, इसके जितने भी लोग थे वो धीरे धीरे फिर से उन्हीं रास्ते पर चले गए जिन रास्ते से उनको निकाल कर इस रास्ते पे लेके आया था। तो फिर इसको भी एक दिन क्या हुआ, विज्ञान और प्रबंधन दोनों के साथ फिर से एडजस्ट होना पड़ा। तो इस वजह से अपन ऐसे कहते हैं कि इसको संकट का काल कहते हैं। संकट का काल कहने का सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में बात करें तो वो सिर्फ इतना ही था, यहाँ के कुछ विद्वानों का विज्ञान और प्रबंधन के साथ फिर से मिल जाना। इसीलिए लोक प्रशासन के चौथा चरण है उसको हम संकट का काल कहते हैं। चलते हैं अपन अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अपना, लोक प्रशासन की वो कौन सी बुक थी या फिर कौन सा वो लेख था जिस लेख के आने की वजह से लोक प्रशासन अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका। वो कौन सा लेख था जिसने लोक प्रशासन को आज इतना पॉपुलर कर दिया कि लोग लोक प्रशासन के बारे में समझने लगे कि लोक प्रशासन क्या चीज़ है। कौन सा वो लेख था जिसकी वजह से लोक प्रशासन के बारे में लोगों को जानकारी हासिल हुई। चलते हैं उस लेख की तरफ। उस लेख का नाम क्या था? 1937 में एक वैज्ञानिक था लूथर गुलिक। लूथर गुलिक के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं पहली वाली वीडियो के अंदर। उसमें अपन लोगों ने देखा था कि लूथर गुलिक ने पोस्ट गौरव विचारधारा बनाई थी। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने लोक प्रशासन को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी कि लोक प्रशासन उस वक़्त इस पुस्तक के अंदर अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। लोक प्रशासन की जो भी एबिलिटी होती है वो सारी इस बुक के अंदर उसे बताई गई। जो भी नियम थे वो इस बुक के अंदर बताए गए। इसीलिए लोक प्रशासन यहाँ सबसे ऊपर हुआ करता था इस बुक के अंदर। तो ये लिखी किसने थी? लूथर गुलिक ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1937 के अंदर। पेपर्स का नाम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुक का नाम है। लूथर गुलिक के द्वारा लिखी जाती है। चलते हैं अपन फिर से अगले सवाल की तरफ। आज का अपना अगला सवाल ये है, लोक प्रशासन के किस चरण को सिद्धांतों का स्वर्णिम युग कहा जाता है?
स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ था, जैसे कि वुड्रो विल्सन ने प्रशासन और राजनीति को अलग कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो दूसरी स्टेज जो निकल के सामने आती है उसके अंदर लोग सबसे ज़्यादा प्रशासन पर काम करने लगे और इसके जितने भी सिद्धांत थे उन सारे सिद्धांतों को अपना मानकर उस पर दिन ब दिन मेहनत कर रहे थे। लेकिन अपन ने अभी इससे पहले वाले सवाल के अंदर देखा तो जो चौथा चरण था उसके अंदर इसकी जो भी इम्पोर्टेंस थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ बातें चल रही हैं दूसरे चरण के बारे में। तो दूसरे चरण के बारे में क्या हो रहा था, लोग इस पर सबसे ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस दे रहे थे। लोग इसको इतना ज़्यादा फॉलो कर रहे थे जिसकी वजह से इसे हम स्वर्ण की संज्ञा भी दे सकते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखा है उसको देखते हैं। तारीख थी 1927 से लेकर 37 साल। 10 साल के सफर के अंदर दूसरे चरण को लोक प्रशासन के सिद्धांत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझ चुके थे। तो सवाल का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेन आंसर यही निकल के आता है कि वो कौन सा स्टेज थी या फिर कौन सी स्टेज थी जिसमें लोक प्रशासन स्वर्ण युग के नाम से जाना जाने लगा। तो वो दूसरी स्टेज थी जिसका समय 1927 से लेकर 1937 तक था। 10 साल के अंदर ये काम चल रहा था जिसमें लोक प्रशासन अपने सिद्धांतों पर सबसे ज़्यादा काम कर रहा था। चलते हैं अपन अपने अगले सवाल की तरफ। इंडिया की बातें करते हैं। आप अभी तक अपन लोगों ने बातें की तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के बारे में बातें चल रही थी। अब बातें करते हैं अपन इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना इंडिया के अंदर किस जगह पे होती है और इसको करने वाले बंदे का नाम क्या था? ये सवाल है अपना 3 नंबर में आ भी सकता है। कई बार ये सवाल इंडिया के पेपर्स के अंदर पूछा भी गया है। चलते हैं इस सवाल के आंसर की तरफ। 1953 के अंदर पॉल एच एप्पलवी एक रिपोर्ट पेश करते हैं। पॉल एच एप्पलवी के द्वारा 1953 में एक रिपोर्ट बनाई जाती है और वो रिपोर्ट 1954 में समितियों को जाके मिलती है। उसकी वजह से क्या होता है, अपना भारत देश की राजधानी दिल्ली के अंदर लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना होती है। तो इस सवाल का आंसर सिर्फ और सिर्फ यहीं ख़त्म होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ इतना है, 1953 में पॉल एप्पलबी की द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसकी सिफारिश पर 1954 में दिल्ली के अंदर लोक प्रशासन का संस्थान बना। मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण इंडिया के अंदर 1954 में दिल्ली शहर के अंदर हुआ। ये सवाल अपना यही ख़त्म होता है। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल अपना 11 नंबर का सवाल है। ये एक अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास को समझाना है। यहाँ पर क्या लोक प्रशासन सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर बनी उपज था या फिर इसको बनने में सालों का सफर लग गया? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए चलते हैं आगे। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अचानक से उत्पन्न होने वाली कोई घटना नहीं थी कि एक दिन में लोक प्रशासन आज हमारे सामने आ गया। ऐसी ये कोई घटना नहीं थी, बल्कि इसको बनने में 1887 से लेकर 87 से लेकर 1947 तक का समय लगा। इतने लंबे सफ़र के अंदर लोक प्रशासन आज इतना इम्पोर्टेंस आया है कि आज हम उसे अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये एक अध्ययन विषय के रूप में भी हमारे सामने आ चुका है। तो ये एक दिन के अंदर तो आया नहीं होगा, तो ये आने में इसको इतना लंबा समय लग कैसे गया उसके बारे में जानते हैं अपन इसके अंदर। तो इसको यहाँ तक पहुँचने में 5 स्टेजों से गुजरना पड़ा। वो 5 चरण थे जिनके माध्यम से ये आज इतना आगे आ चुका है कि अपनी चरण सीमा फिर से हासिल कर चुका है। चलते हैं अपन इसके पहले चरण की तरफ। वुडरो विल्सन का नाम कौन नहीं जानता? काफ़ी समय से अपना सबसे पहला सवाल ही यही था, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन के बारे में कौन नहीं जानता? तो वुडरो विल्सन के बारे में एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। वुडरो विल्सन अमेरिका के अंदर एक राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले मानव भी रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार से इनको नवाजा भी गया है। और सबसे बड़ी बात, वुडरो विल्सन ने राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन का डिवाइडेशन करने में एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था प्रशासन का अध्ययन। तो राजनीति विज्ञान प्रशासन विभाजन सबसे पहले ये हेडिंग है। ये है 1887 से लेकर 1926 तक। यहाँ होता क्या है उसके बारे में बातें करते हैं।
वुडरो विल्सन ने बुक लिखी थी प्रशासन का अध्ययन। उसके अंदर उन्होंने राजनीति विज्ञान और प्रशासन के अध्ययन को अलग कर दिया। इस चरण की शुरुआत वुडरो विल्सन की जो बुक है 1887 में लिखी गई थी, इससे मानी जाती है। और मैं इसकी फिक्स तारीख बताऊं तो वो तारीख थी 28 दिसंबर 1887। इस दिन वुडरो विल्सन अपनी एक बुक प्रस्तुत करते हैं मार्केट के अंदर, जो सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ एक दिन आया करती थी। इस बुक के अंदर उन्होंने एक छोटा सा लेख लिखा, जिसके अंदर ये वाली बातें लिखी कि लोक प्रशासन को राजनीति से पूरी तरह अलग कर देना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, ये वाली बातें चल रही थी, लोग इतना इससे एक्सपायर नहीं हुए थे, इंस्पायर नहीं हुए थे। लेकिन बातें करते हैं 1900 के करीब। 1900 के करीब एक बंदा था, उस बंदे का नाम था फ्रैंक जे गुडनाव। इस बंदे को अपन अमेरिका के अंदर लोक प्रशासन का जनक या फिर जन्मदाता के रूप में भी जानते हैं। इस बंदे ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था राजनीति एंड प्रशासन, पॉलिटिकल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इस पुस्तक का नाम था। इस पुस्तक के अंदर इसने कुछ ऐसे अल्फाजों का भी बयां किया, ऐसे अल्फाज भी इसने अपनी पुस्तक के अंदर ऐड किए थे जो कभी वुडरो विल्सन की पुस्तक में भी हुआ करते थे। तो यहाँ से वुडरो विल्सन की पुस्तक और फ्रैंक जे गुडनाव की पुस्तक दोनों एक समान होने लगी, और ये दोनों सिर्फ और सिर्फ अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को राजनीति विज्ञान से अलग कराना चाहती थी। और ये स्टेज दिन ब दिन बढ़ती चली गई, और जिसका प्रोग्रेस हर दिन निरंतर होता रहा। लोग राजनीति विज्ञान और प्रशासन दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में समझने लगे कि अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो हमें क्या बेनिफिट होगा, और अगर इन दोनों साथ में चल रहे हैं तो हमें क्या बेनिफिट हो रहा है या फिर क्या लॉस हो रहा है। तो इसके बाद क्या होता है, अब इस चरण का अंत करते हैं। अंत करने के लिए तारीख थी 1926। 1926 में एक पुस्तक आती है, उस पुस्तक का नाम था लोक प्रशासन का अध्ययन एक विषय के रूप में। इसके अंदर लोक प्रशासन को एक इम्पोर्टेंस देकर एक विषय के रूप में रख दिया गया, और ये लिखने वाले बंदे का नाम था L.D. वाइट। L.D. वाइट जो लेखक थे, उन्होंने लोक प्रशासन को अपने आप में एक अध्ययन विषय के रूप में पूरे अमेरिका के लोगों के सामने रख दिया। बोला आज से लोक प्रशासन और राजनीति अलग हो गए हैं, ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन आज के बाद आइंदा से जब भी हम कभी पढ़ाई करेंगे तो उसके अंदर पब्लिक एड को हमें एक अध्ययन विषय के रूप में फिर से पढ़ना होगा। चलते हैं अपन अपनी दूसरी स्टेज की तरफ। दूसरी स्टेज ये है सिद्धांतों पर बल दिया गया। दूसरी स्टेज के बारे में अपन एक सवाल पहले भी देख चुके हैं। उस सवाल के अंदर यह था कि किस चरण को लोक प्रशासन के अंदर स्वर्णयुग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है या फिर स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो वो चरण का नाम दूसरी स्टेज ही था। यहाँ पे क्या होता है, ये दूसरी स्टेज 1927 से लेकर 37 तक चलती है, मतलब 10 साल चलती है। पहली स्टेज 87 से लेकर 26 तक चलती, दूसरी स्टेज 27 से लेकर 37 तक चलती है। 1927 के अंदर एक पुस्तक आती है, उस पुस्तक का नाम है W.F. बिलोवी के द्वारा जो पुस्तक लिखी जाती है, उसे लोक प्रशासन के सिद्धांत के नाम से पुस्तक लिखी थी W.F. बिलोवी ने। इस पुस्तक के अंदर हुआ क्या था, जो भी पब्लिक एड के सिद्धांत थे, जो भी नियम निर्धारित किए गए थे, जो भी काम इसके अंदर बताया गया था, फ्रैंक जे गुडनाव ने बताया था और वुडरो विल्सन ने बताया था, उन सारे सिद्धांतों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे और उन सिद्धांतों को अपना मानकर दिन ब दिन इस पर प्रोग्रेस करने लगे। इसी वजह से इस स्टेज को पब्लिक एड का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। तो वो पुस्तक कौन सी थी जिससे इस स्टेज की शुरुआत होती है? इस स्टेज की शुरुआत 1927 के अंदर W.F. बिलोवी के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है। उस पुस्तक का नाम लोक प्रशासन के सिद्धांत होता है। उस पुस्तक से इस सिद्धांतों के बल को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और इस पुस्तक के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिद्धांतों को एक इम्पोर्टेंस देकर इस पुस्तक में सजाया जाता है W.F. बिलोवी के द्वारा। बात करते हैं आगे इस स्टेज का अंत किस तरीके से होता है। दो वैज्ञानिकों के नाम अपन सुनते हैं यहाँ पर। पहले वैज्ञानिक का नाम है लूथर गुलिक, जो कोई वैज्ञानिक तो नहीं कह सकते, इन्हें लेखक कह सकते हैं। लूथर गुलिक, जिन्होंने पोस्टकॉर्प विचारधारा को भी दिया था। दूसरे थे उर्विक। इन दोनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक को
इस स्टेज का अंतिम पुस्तक बोला जाता है। उसके बाद एक नई स्टेज शुरू हो जाती है, उसके बारे में अपन आगे बातें करते हैं। उस पुस्तक का नाम क्या था जो लूथर गुलेक और ओरवेक दोनों ने मिलकर आपस में लिखी थी? उस पुस्तक का नाम था पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो पुस्तक थी जिसके अनुसार सिद्धांतों पर बल की जो सीमा रेखा थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। वो कम होने किस तरीके से लगी? WF बिलोवी के द्वारा जहाँ इनके सिद्धांतों पर सबसे ज़्यादा बल दिया जा रहा था, वहाँ जब 1937 में लूथर गुलेक और ओरवेक पुस्तक लिखते हैं तो वो कहते हैं कि अब ये सीमा रेखा दिन ब दिन माइनस में चली जाएगी। और ऐसा एक दिन हुआ भी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसकी शंका बताई कि अब इसकी चरम सीमा ख़त्म हो चुकी है। WF बिलोवी ने जो बात बोली थी अपनी पुस्तक के अंदर, लोक प्रशासन के सिद्धांत, वो काम की सीमा उस समय को 10 साल हो चुके हैं। लेकिन अब 10 साल के बाद लोग पब्लिक एड को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि नई चीज़ नई होती है और पुरानी चीज़ पुरानी होती है। अब यहाँ लोग क्या करेंगे, फिर से दो भागों में बट जाएंगे। फिर से यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति विज्ञान को अपना अहम किरदार समझकर वहाँ काम करने लग जाएंगे। चलते हैं अपन अगले तीसरी स्टेज की तरफ। यहाँ पर सबसे बड़ी बात बोली गई है चुनौतियों का युग। चुनौतियों का युग इस स्टेज को क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस स्टेज के अंदर सिद्धांतों पर बल और राजनीति और प्रशासन का द्विभाजन, इन दोनों को चुनौती दी गई थी। इन दोनों को यहाँ ललकारा गया था। उन्होंने बोला था पहली स्टेज के अंदर क्रियान्वयन करना प्रशासनिक अधिकारी का काम होता है, लेकिन क्रिया बनवाने के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए प्रशासन नीतियों के क्रियान्वयन के साथ साथ नीतियों के निर्धारण से भी जुड़ा होता है। उसको दोनों काम करने पड़ते हैं। क्या ये वाली बात सही है? और अगर इसको ये दोनों काम करने पड़ेंगे तो वो हम लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे करेगा? उसका सारा जो भी कार्यकाल है वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों कामों में ही चला जाएगा। पहला तो तुम पॉलिटिक्स मैन को बताओगे सर भारत देश के लोगों को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, उनके लिए तुम ऐसी ऐसी योजनाएं बनाएं। और अगर वो बंदा योजना बना भी देता है कोई पॉलिटिक्स अधिकारी, तो फिर उन योजनाओं का लागू कराना, इन योजनाओं का डिवाइडेशन करना, यह भी एक प्रशासनिक अधिकारी ही करेगा। तो फिर वो हमारी समस्याओं का समाधान कब करेगा? दूसरी बात, ये वाली बात बोली गई थी, सिद्धांतों के बल को चुनौती इस तरीके से दी गई थी। प्रशासन के जो भी सिद्धांत थे जो WF बिलोवी ने बताए थे अपनी पुस्तक के अंदर, वो पूरे के पूरे मैनेजमेंट के सिद्धांत थे। उन्होंने बोला ये ना होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारा काम हम एक निजी कंपनी के अंदर भी देख सकते हैं। और इंडिया के अंदर ये सरकार सारे काम धीरे धीरे कर भी रही थी। तो उन्होंने बोला इन सारी चीज़ों का मतलब प्रशासन का और राजनीति विज्ञान का डिवाइडेशन करना, कोई ज़रूरी किरदार निकल के सामने नहीं आता, इसका कोई अहम चीज़ निकल के सामने नहीं आई। तो ये दोनों काम करना गलत है और ये काम करने से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, ऐसी बात करते हैं इस स्टेज के अंदर। तीसरी बात इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट ये बोली थी कि अगर दोनों लोग अपने अपने कामों में बिजी हो जाएंगे तो जो आम जनता की समस्याएं हैं उनका समाधान कौन करेगा? मनुष्य के व्यवहार को समझने पर बल कौन देगा? कौन है वो जो अमेरिका के लोगों के बीच में रहकर या फिर इंडिया के लोगों के बीच में रहकर प्रत्यक्ष रूप से उनकी सारी समस्याओं का समाधान करवाएगा? चलते हैं अपन इन लोगों में जिन लोगों ने इन बातों को कहा उनकी पुस्तक की तरफ। वो पुस्तक थी, सबसे पहले एक बंदा था, उस बंदे का नाम था C.I. बर्नार्ड। इसने एक पुस्तक लिखी थी कार्यपालिका के कार्य। इन्होंने लिखा था कि जो काम कार्यपालिका वहाँ करती है वही काम तो तुम पहली स्टेज के अंदर कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? यहाँ देखते हैं। इन्होंने बोला प्रशासन में नीतियों के साथ साथ निर्धारण से भी जुड़ा है, क्रियान्वयन भी करना है, निर्धारण भी करना है। यही काम कार्यपालिका भी तो करती है। तो फिर तुम्हारी ज़रूरत क्या है? जब एक काम कार्यपालिका कर रही है, उनको हम सैलरी दे रहे हैं, तो तुम्हें फालतू में क्यों सैलरी दी जाए? क्या ज़रूरत है तुम्हें बनाने की? तुम्हारा कोई अलग से काम तो है नहीं, वही काम है जो कार्यपालिका वहाँ कर रही है। दूसरी बात करते हैं, हर्बर्ट ए साइमन ये वाली बात बोलते हैं कि प्रशासन व्यवहार, ये इनकी पुस्तक है प्रशासन का व्यवहार। उन्होंने बोला कि देखो, जब दोनों के दोनों लोग अपने अपने कामों में बिजी हो जाएंगे, आम जनता की समस्याओं का समाधान कौन करेगा?
तो 2 बंदे थे जिनका नाम C.I. बर्नार्ड था। उन्होंने बोला था, अपनी एक किताब लिखी थी, उस किताब के अंदर बोला, कार्यपालिका के काम, जो काम तुम्हारे काम है, जो काम राजनीति विज्ञान पहले कर रहा था और आज राजनीति विज्ञान से पब्लिक एड अलग हो गया, तब हो रहे हैं, सारे के सारे काम हैं तो वही ना। तो फिर दोनों को डिवाइड करने की ज़रूरत ही क्या है। वुडरो विल्सन ने जो भी किया वो C.I. बर्नार्ड की निगाहों में गलत था। और दूसरे वैज्ञानिक का अपन जैसा का नाम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, हर्बर्ट ए साइमन। उन्होंने बोला कि भाई मानव के व्यवहार को समझने पर भी तो बल देना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझने पर भी तो बल देना चाहिए। तो ये सारी बातें ये 2 लेखक हैं जो अपनी अपनी किताबों के अंदर लिखते हैं और वो इस तरीके से पहली और दूसरी स्टेज को चुनौती देते हैं। तीसरी स्टेज के अंदर बोला, तुम्हारे बनाने से कोई बेनिफिट हमें नज़र नहीं आया। चलते हैं अपन अपनी अगली स्टेज की तरफ। अगली स्टेज है पहचान का संकेत। अब क्या होता है, हर्बर्ट ए साइमन और C.I. बर्नार्ड जब ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो जो आम जनता होती है वो इनके इरादों को थोड़ा और बड़ा चढ़ाकर बात करती है। बोला कि हर्बर्ट ए साइमन और C.I. बर्नार्ड जो भी बोल रहे हैं ना, शायद वो ठीक बोल रहे हैं। ये जो भी काम प्रशासनिक अधिकारी करता है वही सारे काम कार्यपालिका के अंदर भी होते हैं और ये सारे के सारे लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। हर एक इंसान पॉलिटिक्स काम कर रहा है। जो इंसान पॉलिटिक्स काम नहीं कर रहा वो प्रशासन के जरिए सिद्धांतों पर बल दे रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर एक इंसान यहाँ हमारे बारे में सोच ही नहीं रहा। कोई भी विज्ञान हमसे पूछ ही नहीं रहा कि हमें क्या ज़रूरत है। सरकार पूछती है, सरकार पूछती होती तो प्रशासन को अलग क्यों किया जाता। और अगर सरकार पूछती तो फिर प्रशासन बना दिया तो उसका काम ये होना चाहिए ना, हमारी समस्याओं का समाधान करना। लेकिन वो तो सिर्फ उन्हीं कामों में उलझ कर रह गया है जो काम कभी कार्यपालिका किया करती थी, आज भी कर रही है। तो फिर तुम्हारे वहाँ होने से फ़ायदा क्या हुआ। ये सारी बातें अब C.I. बर्नार्ड और हर्बर्ट ए साइमन की इन दोनों पुस्तकों को पढ़ने के बाद आम जनता भी करने लगी। और उन्होंने बोला कि यहाँ के जितने भी विद्वान हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो भी राजनीति के अंदर जो भी लोग जुड़े हुए हैं, वे सब लोग फिर से राजनीति विज्ञान और प्रबंधन की तरफ वापस लौट गए। और ये धीरे धीरे पहचान का संकट आ गया। इसलिए इसका अपन ने एक सवाल भी देखा था, उस सवाल के अंदर ये देखा था, किस स्टेज को पहचान का संकट कहते हैं। तो वो चौथी स्टेज ही थी। इसका कार्यकाल 1948 से लेकर 1970 तक रहता है। इस स्टेज के अंदर लोगों को ये मालूम चल गया कि ये जो भी बनाया है वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता हमारे लिए। लेकिन अब यहाँ से ये फिर से आसमान में पहुँचेगा। उसके बारे में बातें करते हैं आगे कैसे। नवलोक प्रशासन से लेके आज तक की बातें करते हैं। आज तक क्या हो रहा था, जब लोगों ने देखा कि भाई राजनीतिक विज्ञान के अंदर जितने भी लोग हमने काम करने के लिए लगाए थे वो अपना काम कर रहे हैं। प्रबंधन जो हमारी समस्याओं को समझने के लिए बनाया था वो हमारी समस्याओं को समझने की जगह वही काम कर रहा है जो काम कभी कार्यपालिका किया करती है। तो यहाँ की जितनी भी आवाम थी वो सारी आवाम भड़क गई अमेरिका के अंदर। उन्होंने क्रांति कर दी। क्रांति किस तरीके से कर दी, उन्होंने जनता की जगह पूरी जनता ने मिल बांट कर सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। बोला, हमने तुम्हें वहाँ चुनकर भेजा है, तुमने प्रशासन को अलग कर दिया। चलो मान लेते हैं, क्यों अलग किया तुम ये बताओ। क्या प्रशासन को अलग करने से तुम्हें कुछ बेनिफिट हुआ। चलो तुम एक बार के लिए अगर ऐसा भी बोलते हो कि प्रशासन को अलग करने से हमें ये बेनिफिट हुआ कि वो प्रशासन आगे चल के आम जनता के बीच में रहकर हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। मान लेते हैं इसके अंदर ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में बैठा हुआ है, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान तो नहीं कर रहा ना। वो भी वही काम कर रहा है जो तुम उसे करने के लिए दे रहे हो। हमारी समस्याओं का समाधान तो कभी हो ही नहीं रहा, ना ही हमें रोजगार मिल पा रहा, ना ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही। तो हमारा कुछ भी काम नहीं हो रहा। तो हमारा यहाँ होना या फिर तुम्हारे जो द्वारा जो प्रशासन बनाया गया है उसका होना और ना होना तो बराबर की बात है ना। तो नवलोक प्रबंधन से लेकर अब तक इसके बारे में बातें करते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, जितने भी नव युवा पीढ़ी थी, क्योंकि काम बड़े बुजुर्ग करेंगे तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, लेकिन जब नवीन युवा ये काम करेंगे तो उन लोगों को लगने लगा कि अब हमको ही खुद काम करना पड़ेगा। और उन विद्वानों ने सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और फिर इसको एक नया लोक प्रशासन के नाम से जाना जाने लगा। बोला, अब हम सारे के सारे लोग जितने भी अवाम हैं जो इन नीतियों के खिलाफ और इन सिद्धांतों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, अब इनके द्वारा ही एक नया प्रशासन बनाया जाएगा और उस प्रशासन का नाम होगा नवलोक प्रशासन, जो कि लेकर अमेरिका से
1971 से लेकर आज तक ये रेगुलर चला आ रहा है और आगे भी चलेगा। ये वो प्रशासन है जो जनता के बीच में रहकर जनता की सारी समस्याओं का समाधान करता है। तो अपन ने देखा कि इस स्टेज के अंदर क्या होता है, एक नया लोक प्रशासन बन के सामने आता है, वो भी आम जनता के द्वारा, ना कि सरकार के द्वारा। आम जनता के द्वारा एक प्रशासन बन के आता है, वो सिर्फ और सिर्फ जनता की सारी समस्याओं का समाधान करता है। अमेरिका के अंदर ये वाली बातें होती हैं। फिर लोक प्रशासन धीरे धीरे जनता की सारी समस्याओं का समाधान भी करने लगा, लोगों की तरफ देखने भी लगा, और साथ साथ वो काम भी करने लगा था जो कार्यपालिका के काम भी होते हैं और जो मैनेजमेंट के काम भी होते हैं, वो सारे काम भी करने लगा। लेकिन उसने अब इम्पोर्टेंस जन कल्याण करने पर दिया, ना कि कार्यपालिका के कामों को करने पर और ना कि सरकार की नीतियों को लागू करने पर। सबसे ज़्यादा उसने इम्पोर्टेंस आज के समय में किसको दिया? सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण करने पर, मतलब जनता के बारे में सोच विचार कर उनको नई नई नीतियां लागू करवाने पर, नए नए विचार उनके सामने पेश करने पर, लोगों को जागरूक करने के लिए इन सारी चीज़ों को आज लोक प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, जो कि आज सबसे सफल नव लोक प्रशासन माना जा रहा है। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। अब अपन बातें करते हैं इंडिया के अंदर। भारत देश के अंदर वो पहला कॉलेज कौन सा था, या फिर वो पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी जिसके अंदर स्वतंत्र तरीके से लोक प्रशासन विभाग की स्थापना की गई थी? वो पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी जिसमें लोक प्रशासन सबसे पहले पढ़ाया जाने लगा था? वो पहली यूनिवर्सिटी, क्योंकि देखो अपन लोगों ने 5वीं स्टेज के अंदर देखा कि अब लोक प्रशासन एक तरीके से अध्ययन विषय के रूप में हमारे सामने आ चुका है, तो अब उसको पढ़ाया भी जाएगा। अमेरिका के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ये वाली बात सही है। अमेरिका के अंदर कब पढ़ाया जा रहा है, यहाँ देखते हैं 1971 के बाद पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इंडिया के अंदर ये वाली बात कब पहुँचती है? 1949 में। उस दिन क्या होता है, नागपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, नागपुर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, वहाँ पर विश्व का पहला ऐसा स्वतंत्र लोक प्रशासन विभाग बनाया जाता है, जो बनाने के लिए डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा जी होते हैं, उनके द्वारा ये विभाग बनाया जाता है। और इस विभाग में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई जो कि नागपुर में है। 1949 के अंदर ये यूनिवर्सिटी हमारे सामने आई, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। अगर अपन बोलें कि इंडिया के अंदर सबसे पहले लोक प्रशासन आज हमें पढ़ने के लिए मिल रहा है, तो ये सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी के बच्चों ने पढ़ा था? तो ये सिर्फ और सिर्फ नागपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों ने पढ़ा था। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। भारत देश में लोक प्रशासन विषय का जनक किसे बोला जाएगा? देखो, इस सवाल का आंसर आप सब लोगों के पास आराम से है, क्योंकि अगर इंडिया के अंदर पहली यूनिवर्सिटी नागपुर में बनती है और उसको बनाने के लिए डॉक्टर महादेव प्रसाद या फिर महोदय प्रसाद शर्मा जी सामने आते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, इंडिया के अंदर लोक प्रशासन का जनक भी महोदय प्रसाद शर्मा को ही माना जाएगा। यहाँ पे अपने 3 सवाल हैं, जरा उनको रिपीट करते हैं। पहला सवाल, अमेरिका के अंदर लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? फ्रैंक जे गुडनाव को। दूसरा सवाल, अगर सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना आता है कि लोक प्रशासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? वुडरो विल्सन को। तीसरा सवाल, अगर इंडिया के बारे में बातें करते हैं कि इंडिया के अंदर लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर महोदय प्रसाद शर्मा को। यह रहा इस सवाल का अंदर। नागपुर विश्वविद्यालय बनाया था इन लोगों ने, और ये वहाँ के प्रोफेसर भी थे, और इनकी जो पुस्तक थी इसके अंदर ये वाली बात लिखी गई थी कि आज से लोक प्रशासन को नागपुर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाएगा। और इन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार। यहाँ पे देखिए, सिद्धांत अलग चीज़ है और व्यवहार अलग चीज़ है। व्यवहार से लोग यहाँ पे आम जनता की समस्याओं का समाधान करने पर भी बल दे रहे हैं, और सिद्धांत से लोग यहाँ मैनेजमेंट से भी बल दे रहे हैं। मतलब एक तरफ काम सरकार का भी हो रहा है और दूसरी तरफ जनता का कल्याण भी हो रहा है। तो इन सारे सवालों के जवाब खत्म होते हैं। ये वाली वीडियो अपन यहीं ख़त्म करते हैं, और इसमें जो भी मेरे लोगों ने या फिर मेरे दोस्तों ने जो भी पुरानी वीडियो मेरी नहीं देखी है, कृपया जाके उनको देखें और वहाँ से देखें कि अपन ने किस सीरीज के साथ इसको फिर से शुरू किया था, जो आज अपनी सीरीज दिन ब दिन कंटिन्यू आगे बढ़ रही है। और उम्मीद रखें ये कंटिन्यू आगे बढ़ती ही रहेगी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्री के अलावा मेंस के अंदर जो भी सवाल आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है, वो सारे के सारे सवाल मैंने इसके अंदर ले रखे हैं। और बाधक उम्मीद ऐसी है कोई भी सवाल अपना बाहर नहीं जाएगा। और मेन हेडिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मेंस के अंदर हेडिंग्स का याद आना
सबसे बड़ी बात होती है। इसीलिए मैंने यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ हेडिंग्स को प्रेज़ेंटेशन किया है।